हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ऑल ओके? तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म ई फिजिक्स पर। अपनी जो यूनिट चल रही है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। आपने ड्रिफ्ट पढ़ा, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव किया डेरिवेशन के द्वारा, और वो जो फॉर्मूला निकल के आया वो था वी डी इज इक्वल्स टू ई टो अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में था ये फॉर्मूला, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई के पदों में। और इसी फॉर्मूले को आपने दूसरे रूप में भी ड्राइव किया हुआ था जो कि था ई वी टो अपॉन एम, ठीक है ना, सॉरी एम इंटू एल। ये जो फॉर्मूला था वो था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर वी के पदों में। अब अपना अगला टॉपिक जो इससे आगे होगा वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है ना, यानी कि गतिशीलता। कौन सी शीलता? गतिशीलता, ठीक है ना। इस पे बात करते हैं, मोबिलिटी क्या है, गतिशीलता क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वी डी इज इक्वल्स टू ई टो अपॉन एम। इसमें ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई उस चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टो क्या है? इसको बोला हुआ है विश्रांति काल, यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ओके, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डी इज इक्वल्स टू ई टो अपॉन एम इंटू ई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एक ब्रैकेट में लिख रखी है हमने। अब देखो इससे क्या होगा, ई टो अपॉन एम, इसमें ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है ना। चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल का हो, चाहे वो लोहे के इलेक्ट्रॉन हो, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, सेम आवेश रहेगा, जो कि आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, जो कि कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्वांटिटीज जो हैं वो कांस्टेंट हैं, चाहे मटेरियल कुछ भी रहा हो। ई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, एम की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। हालांकि हो सकता है आपको कहीं पढ़ने को या सुनने को ऐसा मिल जाए कि जो मास होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अभी उन बातों में नहीं फंसना है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर ब्रैकेट में ई और एम तो दो कांस्टेंट क्वांटिटीज हो गई। अब बात आ जाती है टो की, यानी कि श्रांति काल की। विश्रांति काल कह सकते हो या श्रांति काल कह सकते हो। अगर हम टो की बात करें तो टो जो है वो पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब अभिलाक्षणिक गुण से क्या मतलब है? तो अभिलाक्षणिक गुण से अपना मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो एक तो इस बात पर निर्भर करती है कि मटेरियल क्या है, यानी कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगी। यानी एल्यूमिनियम मटेरियल आपने लिया हुआ है, या आप कॉपर को लेके चल रहे हो, या फिर आपने कोई और तीसरा मटेरियल लिया हुआ है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए टो की वैल्यू अलग अलग रहेगी। इसके अलावा एक ही मटेरियल के टेम्परेचर को अगर अपन वेरी करते हैं, ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं तब भी टो की वैल्यू बदलती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है टो, ये पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है ना। आप पदार्थ चेंज करोगे तो टो की वैल्यू बदलेगी, या आप पदार्थ को चेंज न करके उसके टेम्परेचर को या भौतिक अवस्थाओं को चेंज करते हो तब भी टो की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी भी क्वांटिटी को चेंज ना करूं, ना तो अपन मटेरियल को चेंज कर रहे हैं और ना ही अपन उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, किसी भी भौतिक अवस्था को अगर अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में टो की वैल्यू भी कांस्टेंट। तो ई और एम तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं पदार्थ के लिए, तो यहाँ पर टो की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। और अगर ये तीनों ही वैल्यू कांस्टेंट हैं तो मैं लिख सकता हूं ई टो अपॉन एम, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रहेगी। इस कांस्टेंट को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है म्यू, इसी को बोला जाता है गतिशीलता, यानी कि मोबिलिटी, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर वाली लाइन को कुछ इस तरह से, वी डी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई वैक्टर। यहाँ पर म्यू को ही अपन गतिशीलता बोल रहे हैं, अगर यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल ली जाए तो वो वैल्यू होगी वी डी वैक्टर अपॉन ई वैक्टर। ठीक है ना, ये गतिशीलता के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले के आधार पे आप तो एक तो इसकी यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं, दूसरा आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं गतिशीलता को फॉर्मूले के बेस पे। अगर मैं बात पहले यूनिट की करूं तो यूनिट आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड तो इसके लिए हो गया वीडी के लिए, अपॉन ई को आप दो तरह से यूनिट ले सकते हैं इसकी, या तो आप कह सकते हो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना, या फिर इसकी वजह आप ले सकते थे वोल्ट पर मीटर। अपन न्यूटन पर कूलाम ही लेके अगर चलें तो ये मात्रा क्या बनेगा, यहाँ से मीटर अपॉन सेकंड, कूलाम ऊपर अपॉन न्यूटन, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड इंटू कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट रही, चार्ज की, और चार्ज की यूनिट वास्तव में होती क्या है, अगर ऐसा ही पद्धति के अकॉर्डिंग अपन चलें तो Q, जैसे कि आप जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई टी, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड, वो कूलाम की वैल्यू, अपॉन न्यूटन। अब सेकंड से ये सेकंड कैंसिल होगा तो अपन लिख सकते हैं एम्पियर मीटर पर न्यूटन। तो यूनिट इसकी जो बनी एम्पियर मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट हो गई। अब यहीं से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं। डेफिनेशन देने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्मूले में अपनी तरफ से E की वैल्यू रख दी 1, ठीक है ना, 1 यूनिट, यानी कि E की वैल्यू हमने रख दी 1 न्यूटन पर कूलाम। अगर E की वैल्यू में 1 यूनिट रख देता हूं तो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू होगी वो कितनी बनी फिर VD, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के रूप में लेके चल रहे हैं ना कि वेक्टर फॉर्म में, तो म्यू इज इक्वल्स टू VD। यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हैं गतिशीलता की। तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि अगर किसी भी चालक पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया जाए, यानी किसी भी चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का जो अपवाह वेग होता है, जितने अपवाह वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं उसे ही उस पदार्थ की गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, ठीक है ना, जो कि 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इनमें संबंध निकालने के लिए मैं एक चालक या चालक तार लेके चल रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना। सपोज करिए ये एक चालक तार है और इस चालक तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, यानी ये वाला एरिया अपन A मान के चल रहे हैं। लेंथ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो उसको मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस चालक तार में एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो है n। ध्यान देना, इस पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n नहीं है बल्कि उसकी एकांक आयतन में, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है n। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं इस चालक में और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है a, ठीक है ना। और अभी तक जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे वो सब अनियमित गति कर रहे होंगे, जिसको कि हम ऊष्मीय गति कहते हैं, ठीक है। आपको ये 2 बातें समझ में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर 2 तरह की गति कर सकता है। एक तो वो ऊष्मीय गति करता ही रहता है, अनियमित रूप से इधर उधर दौड़ता ही रहता है। इसके अलावा जब आप चालक पर कोई विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो तो फिर वो विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में एक गति और करने लग जाता है, और उस गति को अपन बोलते हैं अपवाह वेग या अपवाह गति, ठीक है ना। तो बेशक इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करता है, लेकिन करंट जो फ्लो होता है किसी भी चालक में या कोई भी चालक में जब धारा बनती है तो वो केवल और केवल अपवाह वेग के कारण, ठीक है ना, ऊष्मीय चाल के कारण कोई भी धारा का निर्माण नहीं होता, क्योंकि औसत ऊष्मीय चाल हमेशा 0 होती है। तो अभी तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी तक ऊष्मीय गति कर रहे हैं। मैं आपको इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूं, जैसे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सब उल्टे सीधे अनियमित रूप से गति कर रहे हैं,
और अब मैं इस पर एक विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करता हूं। और वो कैसे करते हैं? तो प्रैक्टिकली किसी भी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए उस चालक को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है ना। ये एक बैटरी हो गई, बैटरी को आप इस तरह के सिंबल के द्वारा शो किया करेंगे। ये इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव सिरा, ठीक है ना। इसको हम उच्च विभव वाला सिरा बोलते हैं और इसको हम निम्न विभव वाला सिरा बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ ये नहीं हो जाता कि ये धनात्मक विभव है या ये नेगेटिव ऋणात्मक विभव रहेगा। जब अपन आगे चल के बैटरी डिस्कस कर रहे होंगे तो इन चीज़ों पे और चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझें, जहाँ प्लस का साइन है वो उच्च विभव है और जहाँ माइनस का साइन है वो निम्न विभव है, लो पोटेंशियल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला चालक जो है इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला सिरा उच्च विभव पर है। और ये वाला जो है वो माइनस साइन वाले एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सिरा निम्न विभव पर है। यहाँ पर विभव उच्च है और यहाँ पर विभव निम्न है, इसका मतलब इन दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर क्रिएट हो चुका है। और विभवांतर क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर एक चालक पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है और उस विद्युत क्षेत्र ई की जो डायरेक्शन होगी वो होगी उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर, यानी कि ये है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। और ये विद्युत क्षेत्र जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल लगाएगा F = E × कैपिटल E, तो उस बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपवाह करने लग जाएंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी अब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर सरकने लग गए हैं इस तरह से। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं चित्र में जिस तरह से दिखा रहा हूं ठीक वैसे नहीं चल रहे होंगे, ये अनियमित गति तो कर ही रहे होंगे। उस गति के साथ साथ ये इस तरह से इधर भी सरकते जा रहे हैं, यानी कि इनकी अनियमित गति पर और एक नियमित गति अध्यारोपित हो जाती है जब हम इस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर चालक के अंदर कोई एक काल्पनिक एरिया ले लूँ, एक अनुप्रस्थ काट ले रखा है, एक क्रॉस सेक्शन ले रखा है इस तरह से, ठीक है ना, काल्पनिक। अब क्योंकि चालक एक जैसा है तो यहाँ 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 हर जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? A, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने A दिखा हुआ है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूँ करके चल के आ रहे हैं, किस वेग से चल के आ रहे हैं? तो अपवाह वेग से, जिसको कि मैं VD मान के चल रहा हूँ कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से इधर सरक रहे हैं। तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन अभी इस जगह थे जहाँ पर मैंने ये इस तरह से जो अनुप्रस्थ काट का एक एरिया आपको दिखाया हुआ है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक सेकंड में कितनी दूरी सरक जाएंगे इस तरफ, अगर वो इस चाल से चल रहे हैं तो आपको पता है दूरी = समय इंटू चाल। तो एक सेकंड की अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स VD स्पीड से चल रहे हैं वो यहाँ से इस तरफ एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? तो VD दूरी तय करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पर थे वो VD दूरी तय करके और सपोज करिए यहाँ तक आ गए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो दूरी होगी इतनी वाली, ये हो गई VD दूरी। तो क्योंकि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक VD दूरी तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक सेकंड में इस परिच्छेद से इलेक्ट्रॉन्स का इतना आयतन फ्लो हो रहा है, इतना आयतन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले पीछे थे इस वाले परिच्छेद से एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस होकर यहाँ तक आ जाते हैं, तो इतना आयतन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाहित हो गया एक सेकंड में। अब आप मुझे यूँ बताओ कि ये आयतन है कितना? ये वाला जिसकी लंबाई है VD और ये जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का वो है A, तो ये जो आयतन होगा वो A × VD, ठीक है ना। बेलनाकार सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, तो ये लंबाई VD हो गई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो ये जो आयतन होगा वो A × VD, A × VD, ठीक है ना। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस वाले परिच्छेद से होकर एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होके आते हैं वो उनका आयतन A × VD होता है। यानी इतना आयतन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाहित हो जाता है एक सेकंड में इस परिच्छेद से होकर। और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है n, तो फिर इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? × n, ठीक है ना। ये आयतन है इतने भाग का, एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन, तो फिर इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? AVD × n के बराबर। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड में किसी परिच्छेद से होकर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक
सेकंड में प्रवाहित होने वाले या फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, ए वी डी इंटू एन, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में किसी परिक्षेत्र से प्रवाहित हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास में होता है ई आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास में कितना आवेश होगा, तो अपन कह सकते हैं ए वी डी एन इंटू ई, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास, एक के पास अगर इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतना आवेश होगा। यानी हम अब इसको यूँ कह सकते हैं कि एकांक समय में यानी एक सेकंड में इस परिच्छेद से होकर इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी अब इस लाइन को आप लिखेंगे एक सेकंड में या फिर एकांक समय में, एक सेकंड में फ्लो होने वाला आवेश जो कि कितना होगा, ए वी डी एन इंटू ई। एक सेकंड में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है। और आपने करंट की परिभाषा पढ़ी हुई है कि एकांक समय में यानी एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही धारा कहते हैं। इसका मतलब ये जो है क्या वही धारा है, ये एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश है जिसको हम धारा बोलते हैं आई। यानी आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है ना। ये संबंध आ गया विद्युत धारा और अपवाह वेग में, ठीक है ना। आई और अपवाह वेग वी डी के बीच में ये संबंध आ गया। इसका मतलब इतनी धारा इसमें फ्लो कर रही होगी सर्किट में और उस धारा को अपन ऐसे दिखाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स यूँ आ रहे हैं, उधर से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन यूँ फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं इस सर्किट में इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो फिर धारा यूँ करके प्रवाहित हो रही है जो कि आई धारा होगी। ये तो संबंध था धारा और अपवाह वेग में। यहीं से आप इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा के संबंध निकाल सकते हो धारा घनत्व और अपवाह वेग में, ठीक है ना। जैसे कि हमने धारा घनत्व को पढ़ा हुआ है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जहाँ पर ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो भी आपने चालक लिया है, और आई उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है। आई की जो वैल्यू ऊपर निकल के आई है वो इसकी जगह रख लेंगे, तो J इज इक्वल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो J इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये संबंध हो गया धारा घनत्व और अपवाह वेग में। ओके।